भी अपने सब विधायकों को हाजिर रहने के लिए बोला है और उद्धव ठाकरे गुट ने भी बोला है कि जितने विधायक बचे हैं हमारे पास वो भी हाजिर हो जाए। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल माहौल महाराष्ट्र की वजह से ऑपोजिशन कह रहा है खराब हो रहा है? देखिए, अभी जैसे आपने कहा तो कीर्ति आजाद जी ने कहा कि इन लोगों को ज्यादा बोलने का मौका मिला, मुझे कम। तो विपक्षी तथा कथित एकता में कितना सौहार्द और एक दूसरे के प्रति क्या सहनशीलता है, ये तो डिबेट में ही दिख गया। आपको लेकर बोला था, एक दूसरे से ज्यादा दिखना है और वह बात बहुत स्वाभाविक है। आपको लेकर बोला था, हुई बात है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और टीएमसी, हाँ, तो दोनों प्रश्न भी हम ही से हैं मान्यवर, आप दोनों हम ही से, इसीलिए तो आपको ज्यादा समय दे रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ कि तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल है, परंतु यह भी एक यथार्थ है कि राष्ट्रीय दल होकर भी आम आदमी पार्टी सिर्फ 20 लोकसभा सीटों पर सीधी लड़ाई में है। 13 सीटें पंजाब की और 7 सीटें दिल्ली की, वो 42 लोकसभा सीटों पर लड़ाई। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी अहम मान्यता है और इस कारण से एक दूसरे के प्रति उतनी सहनशीलता नहीं है, स्वाभाविक। अब मैं इस बात का जवाब देता हूं जो कीर्ति आजाद जी ने कहा, शायद आप भूल गए, भ्रष्टाचारियों में सबसे बड़ी पार्टी जानते कौन थी? ये जो पटना में इकट्ठे हुए थे, इसमें कौन कौन थे? इसमें कोयला घोटाले वाले भी थे, इसमें दारू घोटाले वाले भी थे, इसमें भर्ती घोटाले वाली बुआ जी भी थी और चारा घोटाले वाले जनाब की अध्यक्षता में बैठ के अपने अपने घोटाले और परिवार को बचाने की डिफेंस डील कर रहे थे 23 जून को, एक दूसरे के भ्रष्टाचार का डिफेंस। वही जबकि उस समय अमेरिका में चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो और चाहे भारत के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन उपलब्ध कराना हो या प्रीडेटर ड्रोन हो, भारत की रक्षा की डिफेंस डील मोदी जी कर रहे थे और पटना में अपने अपने भ्रष्टाचार की डिफेंस डील वो कर रहे थे। जो मैं कीर्ति जी को याद दिला दूं, आपके गृह राज्य में लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, जब भाजपा कभी सरकार आई नहीं थी और मोदी जी अमित शाह जी का राजनीति में नाम नहीं था। उस जमाने से जो लोग जेल में गए वो 2014 के बाद आके जब छाती पीटते हैं कि हाय हमको विक्टिमाइज किया जा रहा है, जिनको हम लोग युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में आ गए, उनको अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आते जाते जेल से देखते हुए। इसलिए मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचारी कौन है, भ्रष्टाचारी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान मेरे से जुड़े, फॉर्मर सीएम महाराष्ट्र के, इस समय मैं उनको भी चर्चा में लेके आना चाहता हूं। पृथ्वीराज चौहान मेरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वीराज जी, आपका स्वागत है आज। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी, सवाल मेरा यह है, अमीश देवगन बोल रहा हूं, आपसे मेरा सवाल है, इस समय एनसीपी के जो विधायक टूट के गए, उनका यह कहना है राहुल का नाम आगे हुआ इसलिए माहौल खराब हुआ, राहुल के साथ शरद राव पवार का आना हमें गवारा नहीं था। देखिए, एनसीपी के जो बागी विधायक है वो क्या कहते हैं उसको अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। वास्तव यह है कि एनसीपी में बंटवारा हो गया है और मोदी जी ने जिस पार्टी को 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोटाले वाली पार्टी 70,000 करोड़ का घोटाले की बात की, उसी अजीत पवार को उन्होंने स्वीकार किया है और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया है। अब उनके बंटवारे के क्या कारण है उसे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वास्तव यह है कि क्या अजीत पवार के पास 2/3 विधायक है? अगर 2/3 विधायक नहीं होंगे तो इनका ये सारा प्रयास असफल रहेगा और ये सभी के सभी निलंबित हो जाएंगे, सभी के सभी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आता हूं 20 सेकंड में। पृथ्वीराज चौहान साहब की बात का जवाब, आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा उन्हीं के साथ आ गए और मेरे पास एक आंकड़ा भी है और मैं वो आंकड़ा लेकर आया हूं। अजीत पवार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के जांच के शक के घेरे में है। छगन भुजबल पर 2015 से ईडी के 2 केस दर्ज हैं। प्रफुल्ल पटेल पर तो इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से पूछताछ भी हो चुकी है। हसन मुशरीफ पर तो अभी हाल ही में ईडी ने ठिकानों पर छापे मारे थे। मैं इन 3 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, 4 नेताओं के नाम बता रहा हूं आपको, जिसमें से 2 पर तो ठीक ठाक केस है। व्हाट इज योर व्यू? मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा क्योंकि बात हो रही है 15 पे केस है, 10 पे केस है, उन 10 की हमें जानकारी नहीं है। जिन 2 पर बड़े केस है उनकी मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। टोटल 4 नाम है। अमीश जी, आपने कहा कि जिन 3 नेता शक के घेरे में हैं, यहां तो जांच एजेंसियों द्वारा शक के घेरे में, पर मुझे आश्चर्य होता है राजनीतिक दलों के प्रवक्ता आकर अपनी ही पार्टी के भ्रष्टाचार का सबूत देने लगते हैं। अब बताइए, माननीय चौहान साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अगर
ये मान लिया जाए, अभी जो शक है यदि वो यकीन में मान लिया जाए कि वो घोटाला हुआ था, तो किसकी सरकार में हुआ था? कांग्रेस की सरकार में। मतलब कांग्रेस पार्टी आज कह रही हां जी हमारी सरकार में घोटाला हुआ था। यानी अपने को भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देना। अभी जैसे कीर्ति आजाद साहब कह रहे थे, यदि हम उनकी पार्टी को देखें तो जिस शारदा और नारदा स्कैम को ऑफिशियली कहती है तृणमूल कांग्रेस कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ था, अचानक वो अपने को सर्टिफिकेट देने लगते हैं, हां जी घोटाला हुआ था, हमारे घोटाले के लोग वहां चले गए। तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि इन लोगों का मुख्य तर्क क्या है। ये लोग मोदी जी के विरोध में आकर अभी जो चीज जांच के दायरे में है उसमें अपने ही को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट देने लगते हैं। ऐसा विचित्र और हास्यास्पद तर्क मेरे विचार से इससे पूर्व में भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, अपने ही को भ्रष्ट सिद्ध करने लगते। ओके, पृथ्वीराज चौहान, बीजेपी कह रही है आप अपने आप को ही भ्रष्ट करने में जुटे हुए हैं। आप तो देखिए, खुद भी मुख्यमंत्री 4 रहे दिन एक बड़े पहले कार्यकाल के लिए। मोदी जी ने भोपाल के कार्यकर्ताओं के शिविर में क्या कहा था? 4 दिन पहले मेरे ख्याल से त्रिवेदी जी वहां पे होंगे। मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ नेता 70,000 करोड़ के कोऑपरेटिव बैंक और सिंचन घोटाले में लिप्त है। अगर मोदी जी को इसकी जानकारी है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये उस कार्रवाई के जो सूत्रधार है उनको आप डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। देखिए, सत्ता पाने के लिए मोदी जी किस हद तक जा सकते हैं, इसकी लिमिट हो चुकी है। देश में लोकसभा में महाराष्ट्र का चुनाव, लोकसभा में अच्छे सांसद जिताने के लिए जहां पे आप हार रहे वो जिताने के लिए किस हद तक मोदी जी जा सकते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। स्वयं मोदी जी कहते हैं अपने कार्यकारिणी की बैठक में कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला है। उन्होंने नाम लिए कोऑपरेटिव बैंक का, सिंचन घोटाले का। इसका कौन सूत्रधार है? पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन सूत्रधार को जिसके खिलाफ ईडी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन टूट भी तो दल ही रहे हैं। डेप्यूटी सीएम बना रहे हैं। नहीं, अब टूट भी तो दल ही रहे हैं। अगर आप खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी टूट सकती है, बीजेपी तो नहीं कह रही, उनके पुराने सहयोगी राजभर कह रहे हैं कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कई विधायक संपर्क में हैं। अब जेडीयू टूट सकती है वहां तो क्योंकि नीतीश कुमार अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जिस तरह की खबरें हैं, तो उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता नहीं है कि इसके अंदर गलतियां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की भी है? अगर शरद राव पवार को पता था कि अजीत दादा पवार ज्यादा कॉम्पिटेंट है तो उन्होंने सत्ता क्यों सौंपी सुप्रिया सूले को? ये सवाल उठेंगे। देखिए, एनसीपी के अंदरूनी मामले के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन वास्तव यह है कि जो भी विधायक टूट के गए हैं उन सब के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। मैं और सभी ज्यादा नाम आपको सुना सकता हूं। अब ये सारे के सारे विधायक जो है, जो सब्जेक्ट मिनिस्टर थे, जिनके खिलाफ ईडी कार्रवाई चल रही है, उनकी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती है वैसे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग हो गई, सारे मिनिस्टर की लॉन्ड्रिंग होगी। ठीक है, ठीक है। मैं तो संजय सिंह की कार्रवाई का क्या पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई है, क्या होगा इस कार्रवाई का? संजय